नमस्कार किसान भाइयों। किसान दिवस पर कृषि जागरण की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबकी मेहनत को, धैर्य को और समर्पण को कृषि जागरण का प्रणाम है। कृषि जागरण की ओर से मैं श्रुति जोशी ये स्पेशल लाइव लेकर आप सबके बीच में हाजिर हूँ। किसान वो है जो खेत में बीज बोता है और लहलहाती फसलें देखकर खुश होता है। किसान वो है जिसके धैर्य और समर्पण को पूरा देश नमन करता है। किसान वो है जो खुद भूखे रहता है, खुद प्याज और रोटी खाता है, लेकिन जिसकी मेहनत के कारण पूरा देश फ्राइड राइस, इडली, डोसा, उत्तपम और जाने क्या क्या खा पाता है। उसके बावजूद किसानों को नमन करना और थैंक यू कहना भूल जाता है। आज के विशेष दिन देश भर के सभी किसान भाइयों को, बहनों को कृषि जागरण की ओर से थैंक यू सो मच कि आप सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं और देश के लोगों का पेट भर रहे हैं। दुनिया में भारत यदि आज आत्मनिर्भरता के साथ खड़ा हो पा रहा है तो उसका कारण किसान है। कृषि जागरण की हमेशा ये पहल रहती है कि किसानों की बात, किसानों के मुद्दे हम उठा पाए और आपकी समस्याओं का समाधान करने की भी कोशिश कर पाए। इसी क्रम में आज विशेष बात यह है कि देश की सांस्कृतिक एकता का परिचय देते हुए हमने हिमाचल प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक के किसान और असम से लेकर गुजरात तक के किसानों को इस कार्यक्रम में जोड़ा है, ताकि सभी अपने अपने क्षेत्रों से, अपने अपने राज्यों से अपनी बात कह पाए, अपना पक्ष आज के कार्यक्रम में रख पाए। कृषि जागरण के एडिटर इन चीफ एंड फाउंडर एमसी डोमिनिक सर कि किसान हितैषी विचारधारा का ही परिणाम है कि हम फार्मर द जर्नलिस्ट, मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स, फार्मर द ब्रांड, वुमन फार्मर्स, फार्मर फर्स्ट, इस तरह के अनेक कार्यक्रम किसानों के लिए कर पाए हैं। आज के कार्यक्रम को गति देते हुए मैं सबसे पहले अतुल कृष्ण अवस्थी जी को आमंत्रित करने जा रही हूँ, जो कि टफारी फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, साथ ही ऑल इंडिया एफपीओ के कंसल्टेंट भी है। यानी देश भर में जो एफपीओ काम कर रहे हैं वो किस तरह से बेहतर कार्य कर पा रहे हैं और कृषि तकनीकी से संबंधित क्या क्या समस्याएं उनको आ रही है, इस बारे में वो अपनी बात रखेंगे। इसके पहले मैं एक बात और कह दूं कि आज का हमारा कार्यक्रम का विषय है कृषि तकनीकी, किसानों के लिए अवसर और चुनौतियां। तो तकनीकों का प्रयोग करना किसानों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है और इस रास्ते में कितनी चुनौतियां किसानों के सामने खड़ी है और देश के अलग अलग राज्यों के किसान उन चुनौतियों का किस तरह सामना कर रहे हैं, यही आज के कार्यक्रम का आधार है। तो मैं सबसे पहले अतुल कृष्ण अवस्थी जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपना माइक अनम्यूट करें और ऑल इंडिया एफपीओ के कंसल्टेंट होने के नाते अपनी बात रखें। अतुल जी, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी, और बहुत बहुत धन्यवाद डोमिनिक सर का, जो जिनकी कृषि जागरण के द्वारा एक नया आयाम पूरे भारत देश में स्थापित किया जा रहा है। और मैं सभी को किसान दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आदरणीय चौधरी चरण सिंह, जिनके द्वारा कृषि के क्षेत्र में एक नए स्थान आयाम स्थापित किए गए, उनको भी नमन करता हूं। मैं आपको बता दूं साथियों, मैं अतुल कृष्णा अवस्थी, टफारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, लतीफपुर, मलिहाबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश का निदेशक हूं। और साथ ही ऑल इंडिया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज का, जो हमारी सहयोगी किसान कंपनियां हैं, 900 किसान कंपनियां, मैं उनका सलाहकार भी हूं। किसान कृषि में कैसे तकनीक का उपयोग करें, इसके बारे में मैं बराबर प्रयास करता रहता हूं, और सरकार की योजनाओं को भी लागू कराने के लिए किसान कंपनियों को प्रेरित करता रहता हूं। साथियों, आपको ये भी बता दूं कि तकनीक का प्रयोग हमारी खेती को एक नया अवसर प्रदान करेगा, लेकिन इसमें जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, जैसे आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार की जो ड्रोन तकनीक के माध्यम से छिड़काव की योजना बनाई गई है, उसमें व्यक्तिगत उद्यमी को तो 50% का अनुदान दिया जा रहा है, और वहीं पर किसान कंपनी को मात्र 40% का अनुदान दिया जा रहा है। तो यदि किसान, व्यक्तिगत किसान इस योजना का लाभ उठा भी ले, तो वो उसको जानकारी नहीं है कि ड्रोन तकनीक के माध्यम से कैसे छिड़काव करेगा, इसकी भी उनको अवेयरनेस प्रदान की जानी चाहिए।
कृषि में तकनीक, प्रौद्योगिकी के बहुत महत्वपूर्ण आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। क्योंकि हमें कम समय दिया गया है, और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो तकनीक का प्रयोग तनु यूनिवर्सिटी वाले कर रहे हैं, उस तकनीक का पूरे भारत देश में प्रचार और प्रसार होना चाहिए। वह अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। किसानों के लिए कृषि जागरण के डोमिनिक सर के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह भी बहुत सराहनीय है। और डोमिनिक सर के नेतृत्व में ही अगर सरकार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए तो भी किसानों का और किसान कंपनियों का भला किया जा सकता है। मैं आपको ये बता दूं कि कुछ किसान कंपनियों के द्वारा सीएसआर करते हुए आईओटी सिस्टम, जिसमें सेंसर प्रणाली के माध्यम से मौसम की जानकारी प्राप्त होती है, यह भी प्रदान की गई है। तो इस प्रकार से डोमिनिक जी से मेरा निवेदन रहेगा कि वो कंपनियां जो सीएसआर कर रही हैं उनके माध्यम से भी किसानों में इस प्रकार के कृषि तकनीक में सहयोग करने वाले उपकरण प्रदान करवाने में सहयोग करें, ताकि किसान और किसान कंपनी बेहतर कार्य करते हुए अपनी आय को दोगुनी कर सके। धन्यवाद श्रुति जी। जी अतुल जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम समय में अपनी बात रखी। और आपका आग्रह हम बिल्कुल स्वीकार करने की कोशिश करेंगे। हम किस तरह से किसानों को कृषि तकनीकों के संबंध में अवेयर कर सकते हैं, कैसे आप सबका सहयोग कर सकते हैं, इस बारे में प्रयास करेंगे। कृषि जागरण की एक और महत्वपूर्ण पहल है वुमेन फर्स्ट, और साथ ही एक कोशिश है फार्मर द जर्नलिस्ट। इसी क्रम में देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में हमारे 2000 फार्मर द जर्नलिस्ट कार्य कर रहे हैं। उसी में से कुछ फार्मर द जर्नलिस्ट आज हमारे साथ जुड़े हैं। मैं लीना को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे बीच जुड़ी हैं, और वहां से वो हिमाचल प्रदेश में कितना किसान कृषि तकनीकों का उपयोग कर पा रहे हैं, किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, इस बारे में बात करेंगी। लीना, आप मुझे बताएं, मंडी से आप लाइव लाइव कार्यक्रम में हैं, आप वहां के कई किसानों से जुड़ी हैं और हिमाचल से हमें रिपोर्ट देती रहती है हिमाचल की बातों की, हिमाचल के मुद्दों की। तो आप बताएं कि कृषि तकनीकों के क्षेत्र में किसान कितने जागरूक हो पाएंगे। लीना, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ लीना, आप अपनी बात रख सकती हैं। नमस्कार, मैं लीना शर्मा, फार्मर जर्नलिस्ट, हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी से। हमारे जो हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति है, यहाँ पर सीढ़ीनुमा खेत है और जो खेती बाड़ी वो बहुत ही संघर्ष पूर्ण रहती है। यहाँ पर कोई हम ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पेड़ बहुत ज्यादा होते हैं और सीढ़ीनुमा खेत हैं। और यहाँ पर जो हमारे बागवान है, उनको अगर स्प्रे वगैरह करनी है तो वे स्प्रे पंप से करते हैं। और यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति को देखकर यहाँ पर कोई भी ज्यादा टेक्निक जो हम प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। एक छोटे से टिलर का प्रयोग सिर्फ अपने खेत में करते हैं, जो हमारे यहाँ पर अपर हिमाचल के एक पहाड़ी के क्षेत्र है। तो आज मेरे साथ यहाँ पर किसान एक जुड़े हैं, जो कि आपको बताएंगे कि उनको क्या क्या समस्याएं जो इस खेती में आती है, बागवानी में आती है। इसके लिए ये आपसे अभी बातचीत करेंगे। हाँ जी, नीलकमल जी बताइए। नमस्कार मैम। ये सबसे बड़ी यहाँ चुनौती का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हमारे जो टेक्नोलॉजी आजकल चली है खेतियों की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, जैसे कि पहले जो होता था कि पहले हल द्वारा जो है जोता जाता था। अब थोड़ी सी टेक्निक इसमें आई है, थोड़ा सा पावर वीडर और पावर टिलर की वजह से हम खेती करते हैं। दूसरा फिर जो टेक्निक यहाँ पे जैसे अब नई नई चली है स्प्रे के लिए, जैसे ड्रोन है, तो वो हमारे यहाँ नहीं चलता। अब जैसे अब मेरे चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जैसे हमारे पेड़ हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा ड्रोन में दिक्कत आ सकती है। और क्योंकि ये जो हिमाचल का जो हमारा ये क्षेत्र है, ये सब जो है वर्षा आधारित खेती पर ही चलता है। यदि बारिश होगी तभी हम काम कर पाएंगे और अन्यथा नहीं। तो दूसरा यहाँ पे चुनौती, हमारे साथ सबसे बड़ी चुनौती तो सिंचाई की है। यदि यह सिंचाई की व्यवस्था यदि सरकार द्वारा की जाए तो उसमें हमारे को अच्छा फायदा मिलेगा। तो सिंचाई के लिए भी हमारे को यहाँ पे बड़ी चुनौतियां जो है करनी पड़ती हैं, उसका सामना करना पड़ता है। यहाँ फैसिलिटी नहीं है,
यदि अगर पानी भी उठाना हो तो यहाँ से जो हमारे नदियां हैं वो बहुत दूर हैं। उसके लिए सरकार जो है प्रयत्न करे तो किसान यहाँ का मेहनत का करके काफी आगे जा सकता है। दूसरा, यदि हम टेक्निक की बात करें तो जैसे बिजाई यदि यहाँ पे की जाती है तो अभी जैसे जो बिजाई की जो मशीनें हैं, तो यदि वो सरकार द्वारा अनुदान पे दी जाए तो उसका भी एक बहुत बड़ा अच्छा योगदान है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जैसे फसल लगाई हमने, तो ये हाथ से ही मैनुअली सारा काम करना पड़ता है। तो यदि इसके लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये भी एक हमारे सामने चुनौती है हिमाचल में कि हमारे को जितना भी जो कार्य है खेती का वो अपने हाथों से ही करना पड़ता है। तो यदि सरकार उसमें बिजाई की जैसी मशीनें हमारे को प्रोवाइड करवाए अनुदान पे, तो उससे हमारा काम जो है काफी जो सरल हो जाएगा खेती का काम करने में। और दूसरा जो है टेक्निक, जो मेन तो ये रहेगा कि जैसे अब पौधे हैं हमारे, इसके लिए जो विभाग द्वारा जो बीच बीच में जागरूक शिविर लगने चाहिए। अब जैसे आप पीछे देख रहे हैं मेरा जो है एक छोटा सा बगीचा लगा हुआ है, तो अब जैसे इसकी जो टेक्निक अब नई चली है, जो हाई डेंसिटी में पौधा लगाया जाता है जिसमें कि दूरी को कम किया जाता है ताकि फसल आपके जल्दी लगे, उसके लिए जो टेक्निक के लिए क्या चाहिए कि जैसे जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे पास होने चाहिए। दूसरा, यहाँ पे जो हमारे जो लैब फैसिलिटी है, मिट्टी का जो परीक्षण होना है वो बड़ा टफ है, क्योंकि यहाँ मिट्टी का परीक्षण करना तो हमारे को या तो शिमला जाना पड़ता है या मंडी जाना पड़ता है, जो तकरीबन यहाँ से हमारे को 100 किलोमीटर से ऊपर पड़ जाता है। तो ये भी एक होना चाहिए कि यहाँ नियर अबाउट या जैसे हमारे पांगना में है या करसोग में है, यदि सरकार द्वारा कोई मिट्टी परीक्षण जो है केंद्र खोला जाए तो उससे हमारे को पता लगेगा कि हमारी मिट्टी में किन जो है न्यूट्रिएंट की कमी है। क्योंकि जैसे आजकल जो खादों का प्रचलन शुरू हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो मिट्टी का पीएच मान है वो नित्य प्रतिदिन जो है घट रहा है, और अत्यधिक खादों के कारण जो कार्बन है जमीन का वो भी घट रहा है। तो उसके लिए विशेषज्ञ भी होने चाहिए, और साथ में मिट्टी का परीक्षण जो हमारे लिए चुनौती का कार्य है, जो कि हम नहीं कर पाते हैं। अगर हम अभी भी बात करें तो हमारे को जो है या तो जाना पड़ता है यहाँ से अपनी मिट्टी कलेक्ट करके, तो फिर जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो उतने में तो हमारी फसल एक यहाँ से निकल जाती है। तो ये अगर हो जाए तो इससे हमारे को बड़ा फायदा होगा, हमारे को अपने खेतों के बारे में पता चलेगा कि हमारे किन जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत जो है खेतों को है। तो ये इस तरह से कुछ तकनीकें हैं, जैसे नई नई तकनीकें जैसे जालियां हैं या फिर मल्चिंग शीट है। तो ये सारी चुनौतियों का यहाँ के जो किसानों को सामना करना पड़ता है, और हमें भी इसका सामना यहाँ पे करना पड़ता है। और जी जी। दूसरा आप जो है मैं ये देख रहे हैं। मैं अब आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। हमारे साथ देश भर के किसान जुड़े हैं और हमको सबको अपने अपनी बातें रखने का मौका देना है। आपने बहुत अच्छे से हिमाचल में जो तकनीकी समस्याएं हैं उनके बारे में आपने बताया। और वास्तव में आज अलग अलग एसोसिएशन से भी उनके प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये लाइव जो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में भी सुना जा रहा है, और देश के तमाम जो बड़े लोग हैं जो कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं वो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो आपकी बात, आपके मुद्दे उन तक पहुंचाने की हमने कोशिश की है। लीना, आप हिमाचल में आप कई जिलों में घूमी हैं, आपने कई लोगों से मिली हैं। कृषि जागरण के लिए आप वहां से लाइव रिपोर्टिंग करती रहती हैं। हिमाचल की जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार आपको क्या लगता है, लगभग कितने किसान हैं जो कृषि में तकनीकों का प्रयोग कर पा रहे हैं अभी? देखिए, जो हिमाचल के मैदानी इलाके हैं थोड़े, वहां पर तो थोड़ी बहुत टेक्निक का प्रयोग हो जाता है, लेकिन जो हमारे अपर हिमाचल के वहां पर बहुत ज्यादा सीढ़ीनुमा खेत होने के कारण वहां पर किसान टेक्निक का प्रयोग नहीं कर पाता है। तो मतलब कि आधा हिमाचल जो है टेक्निक अपनाता है इस तरह की, जैसे ड्रोन वगैरह का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करता है, लेकिन जो हमारे अपर हिमाचल में बहुत ज्यादा दिक्कतें इस काम में आती है। बिल्कुल। लीना, तो आपसे अब हम विदा लेते हैं। अब हम चलते हैं हिमाचल से सीधे तमिलनाडु की ओर। और तमिलनाडु से हमसे जुड़े हुए हैं भूपति जी, जो कि राज्य समन्वय के सीबीपीओ हैं, ईशा आउटरीच के, और कोयम्बटूर तमिलनाडु से हमसे जुड़े हुए हैं। भूपति भूपति जी, आर यू हियरिंग मी? भूपति जी, भूपति जी, आर यू हियरिंग मी? भूपति,
जी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन कुछ नेटवर्क समस्या आ ही रही है, इसीलिए आज ये जो विषय रखा है ना, कृषि में तकनीकों का प्रयोग, किसान भाइयों को नवीन तकनीकों का प्रयोग करने में कई तरह की जो समस्याएं होती हैं, वो इस बात में भी होती है कि हम पूरे देश से जब भी किसानों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करते हैं, तो कई किसान वहां पर इंटरनेट नहीं होने के कारण या उसको प्रॉपर ऑपरेट नहीं कर पाने के कारण जुड़ नहीं पाते कार्यक्रम में। मैं अगली आवाज देने जा रही हूँ देश के दिल मध्य प्रदेश से अश्विनी चौहान जी को, जो कि मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्डी हैं और टेक्नोलॉजी का बहुत बेहतरीन प्रयोग कर रहे हैं। तो अश्विनी जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी। जय श्री महाकाल। आज किसान दिवस पर इस मंच पर पधारे सभी किसान भाइयों को और वैज्ञानिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार से आज मुझे एक विषय 2-3 पूर्व चर्चा हुई थी कि कृषि तकनीकी किसानों के लिए अवसर और चुनौतियां, भविष्य की दिशा क्या रहेगी, तो एक बहुत ही अच्छा विषय श्रुति जी और कृषि जागरण के मंच से आप लोग लेके आए हैं कि टेक्नोलॉजी का इजाद हो रही है। और टेक्नोलॉजी जब आती है तो 3 चीज है आजकल का, एक हमारा एक नारा, और सॉरी मैं भूल गया कहना, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और चौथा इसमें जुड़ गया है जय अनुसंधान। बिना विज्ञान और बिना रिसर्च, अगर विज्ञान है और रिसर्च नहीं की गई है, या तकनीकी पे शोध नहीं हुआ है, तो तकनीकी कोई काम की नहीं। तो बहुत अच्छा विषय है। जिस प्रकार से आज देश की कृषि के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हो रही है, कृषि तकनीकी हमारे किसानों के लिए नए अवसर खोले जा रहे हैं। और आज जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे किसान परंपरागत खेतियों से खेती कर रहे हैं, तो अभी तक सिर्फ वो अपने घर का या परिवार का भरण पोषण करने तक ही सीमित थे, लेकिन आज हमारे कंधों पे 150 करोड़ जनसंख्या का भार है। हमें भविष्य में उस जनसंख्या, हिंदुस्तान की जनसंख्या, आम आदमी भूखी नहीं सोए, उसे देखते हुए अब हमें कृषि तकनीकी के साथ आगे कृषि कार्य करते हुए बढ़ना हो। ये हमारा मोटो है। जिस प्रकार से एक सैनिक की जवाबदारी देश की रक्षा करना होती है, उसी प्रकार से किसान की जवाबदारी है कि हमारे देश में कोई भी इंसान रात को भूखा नहीं सोए। तो आज उस चीज को हम किसानों की युवा पीढ़ी ने अपने जवाबदारी और अपने कंधों पे ली है, जिसे हम कंधे से कंधा मिला के आगे निभाने के लिए तैयार हैं। हमारे खेतों में अधिक टिकाऊ बनाने की मदद, आप जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आई है, ड्रोन आए हैं, सेंसर आए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आए हैं, पॉली हाउस आए हैं, हर क्षेत्र के अंदर तकनीकी आई है, लेकिन उस तकनीकी को हमारे किसानों तक पहुंचाकर उन्हें तकनीकी शिक्षा देने की आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जो एजुकेटेड फार्मर हैं, जिनके बच्चे पढ़ लिख गए हैं, उनको तो पता है, लेकिन ऐसे 20% हैं, आज भी 80% लोग ऐसे हैं जो इन टेक्नोलॉजी से अनभिज्ञ हैं। उन्हें पता है ये आया है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है। तो इसमें एक बहुत अहम कड़ी कृषि जागरण और इस टाइप के पत्रकारिता समूह, आपके द्वारा समय समय पे किए जाने वाले कार्यक्रम, प्लस कृषि विज्ञान केंद्र, जो किसानों के बीच की और इस टेक्नोलॉजी के बीच की एक मुख्य कड़ी है। आज कृषि विभाग पे लोगों को इतना विश्वास नहीं है जितना कृषि विज्ञान केंद्रों पे है। कृषि विज्ञान केंद्र कुछ देता नहीं है, सिर्फ वो ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, और उस ज्ञान के प्रचार प्रसार से ही आज वो टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुंचती है। तो निश्चित ही तकनीकों में चुनौतियां जो आ रही है, उन चुनौतियों को सशक्त बनाने की आवश्यक है, ताकि इन तकनीकों से हमारे किसान भाई लाभ उठा सके। हमें अपनी कृषि शिक्षा प्रणाली को भी मजबूत बनाने की आवश्यकता है, ताकि हमारे युवा किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी प्रदान की जा सके, दी जा सके। इसके अलावा हमें कृषि में तकनीकी, सामाजिक और पर्यावरण प्रभावों को भी ध्यान में रखना है। हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी को देखते हुए यही नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी में इतना आगे चले जाएं कि हम हमारे पर्यावरण को भी दूषित कर बैठे। तो इस हिसाब से सबके सम्मिलन से, सबके आपस आदान प्रदान से और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जानकारियों से ही ये संभव होना है। और मैं कृषि जागरण परिवार को, मिस्टर डोमिनिक साहब को और आप सभी पधारे हुए वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से आप लोग जो अवेयरनेस ला रहे हैं फार्मर्स के बीच में,
ये निश्चित ही आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगी। इतना कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। एक और आपसे अनुरोध था कि मध्य प्रदेश के किसानों की क्या स्थिति है तकनीकी के मामले में, उस पर भी आप कुछ पंक्तियों में प्रकाश डालें कि मध्य प्रदेश में तकनीकों का कितना प्रयोग हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, या क्या चुनौतियां राज्य में फेस की जा रही है किसानों द्वारा। एक्चुअली मध्य प्रदेश के किसानों के साथ में टेक्नोलॉजी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ का किसान लगभग लगभग बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। स्पेशली पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। हाँ, हमारे पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ आदिवासी बेल्ट हैं, वहाँ के किसानों को अभी भी टेक्नोलॉजीज की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे भी उनके बच्चे एजुकेशन लेके चले गए हैं। और आज आप देखें बालाघाट, सिवनी, डिडौरी, बंडला, यहाँ पे टमाटर की झाबुआ, अलीराजपुर, हमारे यहाँ से आज की तारीख में हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा टमाटर का एक्सपोर्ट इन्हीं क्षेत्रों से हो रहा है। मिर्ची की एक्सपोर्ट हो रहा है। अभी बालाघाट में हमारे काजू की खेती होना स्टार्ट हुई है। और आदिवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से ये मिलेट्स वाला प्रोग्राम चालू किया है और जड़ी बूटियों का जो प्रोग्राम चालू किया है, तो इससे निश्चित ही हमारे यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस आई है। सेकेंड थिंग, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अभी लगभग लगभग शायद दूसरे या तीसरे स्थान पे होगा, क्योंकि अभी हमारे पास पानी के रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, हमारे पास जलवायु सबसे बेहतरीन है, हमारे पास जमीन मृदा पंजाब की तरह अभी भी फर्टिलाइजर का बहुत कम उपयोग है, और समय रहते हुए हमारे यहाँ के किसान संभल गए हैं। बस हमें एक ही चीज की कमी आ रही है कि जो हमारा प्रसंस्करण है, जो हम लोग प्रोडक्ट उगा रहे हैं, उसको एक अच्छा रेट्स मिलने लग जाए, तो यहाँ के किसानों की भी निश्चित ही आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। टेक्नोलॉजी के मामले में नो डाउट बहुत अच्छा है। ये पॉली हाउसेस पे काम हो रहा है, ड्रिप पे काम हो रहा है, आपके ड्रोन्स पे काम हो रहा है, उसके बाद में मल्चिंग पे काम हो रहा है। मतलब आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी से लेके तो वाटर मैनेजमेंट तक सभी पे टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। जी, तो अश्विनी जी, आपके अनुसार जो मध्य प्रदेश के किसान हैं उनको एक तो प्रोसेसिंग के मैटर में थोड़ा और गाइड करने की जरूरत है, और एक मार्केटिंग उनके प्रोडक्ट की अगर अच्छी तरीके से हो पाए तो वो और मूल्य आगे बढ़ सकते संवर्धन, हैं। हाँ, मूल्य बिल्कुल बिल्कुल संवर्धन पे ध्यान देने की जरूरत है। जी, बिल्कुल हम आप सबकी बातें, आप सबके मुद्दे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अश्विनी बहुत जी, बहुत आपसे धन्यवाद। विदा लूंगी अब मैं बहुत बहुत अब धन्यवाद। चलती हूँ बिहार की तरफ। तो बिहार और झारखंड के जो हमारे फार्मर जर्नलिस्ट हैं, रोशन कुमार जी, रोशन जी, रोशन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुजफ्फरपुर बिहार से रोशन जी हमारे बीच है। जी रोशन जी, श्रुति मैम, वापस सुन पा रहे बताइए हैं, सुन क्या पा स्थिति है, कितने किसान आपके साथ जुड़े हैं, और कृषि तकनीकों का प्रयोग बिहार में हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, क्या चुनौतियां हैं वहां के किसानों के बीच? जी मैम, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ किसान हैं और अभी हम मुजफ्फरपुर जिले अंतर्गत बेझा पंचायत है वहां पर है। हमारे साथ रामनंदन प्रसाद जी है, संजीत जी है और आदर्श जी है। आज बिहार की जो बात की जा रही है, बिहार में मार्केटिंग को लेकर सबसे बड़ी चुनौती रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे छोटी प्लॉट बहुत ज्यादा है किसान के पास। बड़ी प्लॉट ना होने के कारण खेती करने में भी कई सारी कठिनाई हो रही है। तकनीक की अगर बात की जाए कृषि सेक्टर में, तो किसान प्रशिक्षण लेके आ पा रहे हैं, प्रशिक्षण के बाद फसल भी लगा पा रहे हैं, लेकिन जब उसमें किसी भी प्रकार का रोग या किसी भी प्रकार की कीट लगती है तो उसका इलाज सही से नहीं हो पा रहा है। अगर वो सरकारी ऑफिसों के दफ्तरों में अगर जाते हैं तो कोई अधिकारी सुनने तक नहीं आते हैं, सूद तक नहीं ले पाते हैं। सबसे बड़ी यहाँ लूफुल्ड हो पा रही है। लगातार प्रशिक्षणें हो रही है, लगातार संस्थान से किसान प्रशिक्षण लेके लौट रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन आज जिस फील्ड पर हम उपस्थित हैं, ये रामनंदन प्रसाद जी का फील्ड है। और ये MFI अवार्ड स्टेट लेवल के चयनित अवार्डी है। पिछले 2023 में इन्हें अवार्ड मिला है दिल्ली के ICAR पूषा में। और ये बताएंगे कि कैसे इन चीजों पर अपनी बात को, अपनी कार्य को किए हैं, कैसे इन चीजों से ये लड़े हैं, कैसे ये आगे तक अब तक काम कर रहे हैं, ये विस्तारित बताएंगे। जी, मैं रामनंदन प्रसाद, प्रखंड सकरा, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार से अभी किसान भाइयों एवं कृषि जागरण के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज इस किसान दिवस के अवसर पर। मैं अपने घर के पास ही 4 एकड़ में प्राकृतिक विधि से समेकित कृषि प्रणाली के अंतर्गत खेती करता हूं, जिसमें कि आप सामने देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे फलदार वृक्ष लगे हुए हैं। मेरे पास देसी गाय है जो प्राकृतिक खेती के मुख्य अवयव एक तरह से है। प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय के बिना कल्पना नहीं की जा सकती है।
तो जीवामृत, घन जीवामृत, निमास्त्र इत्यादि के प्रयोग से मैं पिछले 5 वर्षों से इस 4 एकड़ में कर रहा हूँ। इसमें कोई रासायनिक खाद और स्प्रे का प्रयोग नहीं करता हूँ। और इसमें वर्मी कंपोस्ट के अलावे फलदार वृक्ष है, जिसमें सेब, अंजीर, नाशपाती, कागजी नींबू लगे हुए हैं। और इसके अलावे इसमें पौधे के बीच में जो किसान का आमदनी का स्रोत को बढ़ाता है, तो यहाँ पे हम पौधों के बीच में सब्जी के रूप में आलू, गोभी और मवेशी के लिए चारा के रूप में बरसीम, जई इत्यादि का उत्पादन करता हूँ, जो हमारे आमदनी को बढ़ाता है। इसमें कठिनाइयों को आप कैसे देखते हैं, बिहार की कठिनाइयों को? जी, सरकार के द्वारा जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं उसमें मैं भाग लेता हूं, और कृषि विभाग के द्वारा जो भेजा जाता है उसके तकनीक का प्रयोग करने के साथ साथ मैं अपना भी दिमाग लगाता हूं, क्योंकि किसान ही एक साइंटिस्ट होता है। फील्ड में क्या कठिनाई होती है इसको खुद किसान देखते हैं, और उसका सोर्स क्या होगा उसका निदान के लिए इसको खोजने का प्रयास करते हैं। उसी प्रयास में मैं रहता हूं, और इसमें मुझे किसी तरह की कोई विशेष कठिनाई नहीं होती है। फसल उत्पादन के बाद मार्केटिंग की समस्या बिहार में है। सब्जी उत्पादन में जैसे मंडी उस तरह के नहीं है, अनाज उत्पादन में मंडी नहीं है, पैक्स जो यहाँ बिहार में है अनाज के लिए उस तरह से धान का काम नहीं कर रही है। ये सब थोड़ी सी कठिनाई है। जी मैं बता दूं, पैक्स की इन्होंने बात किया है। बिहार में पैक्स अब मार्केटिंग के नाम के लिए या मार्केटिंग काम के लिए नहीं जाना जाता है। वो अब केवल राजनीति अखाड़े बन के रह गई है किसान के मामले में अगर कहा जाए तो। दूसरी, जब से बिहार में मंडी नियम जब से खत्म हुए हैं, तब से यहाँ पर उस तरीके से कोई मंडी का ढांचा नहीं है, उस तरीके से मंडी मार्केटिंग नहीं हो पा रहे हैं। अभी नए नियम आई है, नई चीजें हो रही है, ई नेम प्लेटफॉर्म बिहार में भी लॉन्च हो गए हैं, अब काम शुरू हो रही है। लेकिन विगत 1 साल से भी उसका अभी तक कुछ रिजल्ट सामने नहीं आ पा रहा है। बाकी हमारे साथ संजीत जी है, ये आगे बताएंगे। नमस्कार मैडम, मेरा नाम संजीत कुमार हुआ, सकरा मुजफ्फरपुर से। मैं मिश्रण खेती करता हूँ। उसमें अभी लगा हुआ है मेरे प्लॉट में मटर है, उसमें गेंदा का फूल है, उसमें बैगन। मिश्रण खेती माने कि जो मसूरी बाव है, उसमें परवल है, करेला है। ऊपर में परवल रहता है, नीचे सब लगा हुआ है। बिहार में एक मिश्रित खेती का सबसे ज्यादा किसान आप शुरू कर दिए हैं। अभी 2 किसान हैं, दोनों किसान ने बताया कि किस तरीके से मिश्रित खेती इन्होंने कर रहे हैं, किस तरीके से अपने आय में बढ़ोतरी कर रहे हैं, किस तरीके से उन्हें कैसे कर पा रहे हैं, उन चीजों पर बताएं। अब हमारे साथ आदर्श जी है, ये मशरूम की खेती करते हैं, मशरूम पे विस्तारित बात को रखेंगे। हाँ जी, किसानों को हमारा नमस्कार। जी मशरूम की खेती बिहार में विगत 20-25 वर्षों से शुरू हुआ, और यहाँ कई सारे ऐसे प्रोडक्शन यूनिट लगे हैं मशरूम के, जिसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन मार्केट जो है यहाँ उसकी उपलब्धता बहुत कम है। क्योंकि मशरूम का जो खपत है अधिकतर मेट्रो शहरों में ज़्यादा है, तो वहाँ तक किसानों की पहुँच नहीं हो पा रही है, या उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसकी अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है। इसलिए किसान प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे किसानों से प्रेरित नहीं हो पा रहे हैं कि उनके प्रोडक्शन को ही वो खपा नहीं पा रहे हैं। तो मशरूम के जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं या मार्केटिंग के लिए कोई एक ऐसी व्यवस्था अगर हो जिस व्यवस्था में मशरूम के प्रोड्यूस को भेजा जा सके, तो बहुत अच्छा है, हो सकता है। बिहार में वैसे भी मशरूम का प्रोडक्शन भारत में एक अव्वल दर्जे के मशरूम प्रोडक्शन यूनिट में माना जाता है। जी जी, मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूंगी। रोशन जो है, हमने अलग अलग किसानों से उनकी बातें जानी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बिहार और झारखंड में आप अलग अलग जिलों में जाते हैं, किसानों से मिलते हैं, कृषि तकनीकी का विस्तार बिहार और झारखंड में कितना हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? कृषि तकनीकी के क्षेत्र में क्या चुनौतियां किसान फेस कर रहे हैं, इस बारे में आप बताएं। एज अ जर्नलिस्ट वहां से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। मैम, इस पे सबसे अगर कहा जा सकता है तो काम तो हो रहे हैं, काम दिख रही है, लेकिन वो धरातल पे नहीं दिख रही। वो केवल पन्नों में सिमट की रह गई है, वो दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में सिमट कर रह गई है, वो जमीन पे नहीं दिख रहे हैं। सबसे पहले बिहार में कई सारी चीज नियम आए, बहुत सारी चीज हुई टेक्नोलॉजी के लेकर। बामिती हमारे बिहार में काम करती है, बामिती के साथ आत्मा काम करते हैं। उनके साथ कैसे एक गांव का क्या रोड मैप हो सकता है कृषि को लेकर, प्रखंड में क्या हो सकता है, जिला में क्या हो सकता है, उनमें
किसानों के ग्रुप से राय लेकर तमाम चीजों को करना था। 2020 के बाद जो कमेटियां बनी उसके बाद अब तक वो कमेटी बनी ही नहीं है। ये स्थिति है यहाँ की तकनीक की बात की जाए, अगर नई तकनीक की बात करें, कुछ किसान जो आजकल पढ़े लिखे किसान हो सकते हैं या जागरूक किसान हो सकते हैं या जो खेती को लेकर अपने रुचि रखते हैं या किसी पेशा से निकल कर खेती की तरफ आए हैं, वो किसान टेक्नोलॉजी को उपयोग कर पा रहे हैं। लेकिन बाकी जो किसान है, जो एक बड़ी समूह है, वो तकनीकों को नई जो तकनीक आ रही है उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, वो परंपरागत खेती ही कर पा रहे हैं। तो बिहार या झारखंड जैसे राज्यों में अब ग्राउंड पर आने चाहिए जितने भी नोडल है, जितने भी ट्रस्ट है, जितने भी एसोसिएशन है, फेडरेशन है, संस्थानें हैं, सभी को ग्राउंड पर आकर काम करना चाहिए। सभी विभागों को, सभी संस्थानों को किसान के साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये बिल्कुल रोशन आपने सही बात कही है। और ये बात बिहार और झारखंड की तरफ से अक्सर उठती रही है कि वहां के किसानों को जितना तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जितना गाइडेंस की आवश्यकता है, उतना मिल नहीं पा रहा है। तो रोशन, वहां से हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब मैं जो है अनुरोध करूंगी, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कौशल जायसवाल जी, जो कि प्रेसिडेंट है इरिगेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रिव्यूलिस इरिगेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के, हमारे बीच जुड़े हुए हैं। और जैसा कि अभी हम बातचीत कर ही रहे थे कि हम हिमाचल की बात कर रहे थे, वहां पर जो है सिंचाई तकनीकें किसानों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है, समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं। और देश के कई राज्यों में किसान इरिगेशन के क्षेत्र में क्या नए प्रोडक्ट आ चुके हैं, किस तरह से बेहतर तरीके से किसान अपनी फसलों की सिंचाई कर सकते हैं और उनके लिए क्या बेहतर प्रोडक्ट और भविष्य में आने वाले हैं, इन सब विषयों पर हमारे साथ कौशल जी बात करेंगे। कौशल जी, आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रुति जी, और यहाँ जुड़े हुए बहुत ढेर सारे किसान बंधु और बहनें, जितने भी लोग बाहर जगह से जुड़े हुए हैं। मैंने आप सब लोगों को बहुत ध्यान से सुना। अवस्थी जी को उत्तर प्रदेश से सुना, लीना शर्मा जी और उनके साथ जो किसान थे उनको हिमाचल प्रदेश से सुना, फिर अश्वनी जी को मध्य प्रदेश से सुना, रोशन और उनके साथ जुड़े हुए किसानों को बिहार से सुना। अभी देश के अलग अलग और राज्यों के किसान बाकी हैं, आज आप पूरे भारत को सुन पाएंगे इस कार्यक्रम में। बहुत अच्छी बात है। पहली चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और आप सबको किसान दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पहले तो मैं भारत के किसानों को ना बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले 50 साल से इस देश में जो तरक्की हुई है, खास करके खेती बाड़ी के मामले में, मैं दो चीजों को हाईलाइट करूंगा। पहले तो हिंदुस्तान नेट इंपोर्टर था, खाद्यान्नों का, फलों का, सब्जियों का, दूध का, किसी भी चीज का नाम ले लीजिए। आज आपको बताते हुए इतना हर्ष होता है मेरे को कि इंडिया जो है, खास करके आप ये देखिए कि मिलेट्स में नंबर 1 है ग्लोबल, राइट जी। पल्सेस में हम नंबर 1 है, दलहनी फसलों में। हालांकि हम आज भी दलहनी फसलें इंपोर्ट करते हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं और दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर और सबसे बड़े इंपोर्टर भी हैं, राइट। ये एक बहुत मजेदार बात है। हाँ, हम जो ऑयल सीड्स हैं उसमें अभी हम थोड़े से पीछे हैं, लेकिन राइस में, वीट में, मेज में हम वर्ल्ड में नंबर 2 हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट प्रोडक्शन में हम नंबर 2 हैं। मिल्क प्रोडक्शन में हम नंबर 1 है ग्लोबली, राइट। और ग्लोबली नंबर 1 मिल्क प्रोडक्शन में ऐसे ही नहीं है, हमसे जो दूसरे नंबर का देश है वो हमसे 1/3 प्रोडक्शन पे है, यूएसए। इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 220 मिलियन टन या 230 मिलियन टन के आसपास है और यूएस का करीब 70 से 80। तो हमने बहुत तरक्की की है। तो पहले तो हम सबको इस चीज के लिए अपने आप ताली बजानी चाहिए और अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए। हाँ, हर आदमी ने बहुत बात की तकनीक की, तो बहुत ढेर सारी तकनीकें ऐसी हैं जो टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं कि कैसे कृषि में तकनीकी का प्रयोग कैसे हो। बहुत सी टेक्नोलॉजी हैं जो इनविजिबल टेक्नोलॉजी, जो आपको नजर नहीं आ रही। बहुत सी टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो विजिबल टेक्नोलॉजी हैं, जो आपको नजर आ रही है सामने। खास करके प्लांट ब्रीडिंग में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, हाई यील्डिंग वेराइटीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो टेक्नोलॉजी नजर हो रही है, आपको सिर्फ एंड प्रोडक्ट नजर आ रहा है। उसके पीछे कितने सालों की मशक्कत और मेहनत है
कृषि वैज्ञानिकों की, वो शायद हमको नजर नहीं आ रही। तो वो भी एक तकनीकी की, वो तकनीक जो है जो कि लैब्स में डेवलप की, लैब से लैंड तक लेके गया और उसके बाद किसानों ने उसका सदुपयोग किया और हमको आत्मनिर्भर बनाया, ये भी तकनीक थी। हाँ, हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, ड्रोन्स की, मल्चिंग की, ड्रिप इरिगेशन की, और बहुत सारी ये विजिबल टेक्निक्स हैं जिसका कि इस्तेमाल शायद आपको दिखाई पड़ता है। बहुत सी टेक्निक्स हैं, खास करके क्रॉप प्रोटेक्शन के साइड में जो नए मॉलिक्यूल्स का इजाद हो रहा है, जो बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है, या केमिकल्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, वो आपको दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि उसके बैकग्राउंड में जो काम हुआ है वो आपको सिर्फ एंड प्रोड्यूस दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सबका जो मिश्रण है, उसका जो एंड रिजल्ट है वो ये है कि हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं और हम बहुत अपने देश के नहीं, बहुत और देशों को भी फीड करने में सक्षम हैं। तो पहली चीज तो इसके लिए सारे किसान भाई बधाई के पात्र हैं। अब मैं बात करूंगा कि सरकार, मैंने सबसे सुना और हर आदमी ने मेरे को ये महसूस हुआ कि हम शायद ओवर डिपेंडेंस हैं गवर्नमेंट के ऊपर। इतनी डिपेंडेंसी अच्छी नहीं। कुछ उंगलियां हमें अपनी तरफ भी कर लेनी चाहिए। लाइक हर चीज के ऊपर अगर हम सरकारी मदद की ओर देखेंगे तो हम जहां पहुंचना चाहते हैं, जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, वहां पहुंचना में टाइम लगेगा। सरकार की अपनी लिमिटेशंस हैं, अपने बजट्स हैं, उससे ज्यादा सहायता कर पाना शायद मुमकिन नहीं होगा। तो इसी वजह से सरकार ने जो प्रोत्साहन दिया फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी बनाने का, एफपीओ बनाने का, कोऑपरेटिव बनाने का, अगर किसान भाई मिल के ये सारी चीजें करेंगे और उसके बाद उन तकनीक की जो बात कर रहे हैं कि हम तकनीक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो लेकिन अगर एफपीओ में आपके 4 या 5 नुमाइंदे जाके वो तकनीक सीख के आए तो उसका जो विस्तारण है या जो उसका एक्सटेंशन है वो बहुत जल्दी से हो पाएगा। लेकिन सब लोगों तक को केवीकेस तक पहुंचना, यूनिवर्सिटीज तक पहुंचना, रिसर्च इंस्टीट्यूट तक पहुंचना, या सरकार का हर एक इंडिविजुअल किसान तक पहुंचना, 14 करोड़ किसानों तक पहुंचना, सब टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो ये जरूरी है कि हम समूह में काम करें, ग्रुप में काम करें, अपने आप को संगठित करें। उसके बाद आपको मार्केट में प्राइस भी अच्छा मिलेगा, आपकी नेगोशिएटिंग पावर भी बढ़ेगी और आपके पास जो तकनीक का ज्ञान है वो भी बढ़ेगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले मैं एक प्रोग्राम अटेंड कर रहा था और मेरे को बताते हुए बहुत हर्ष है कि गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, उन लोग ने एक 3 महीने का कोर्स डेवलप किया है, जो सर्टिफिकेट कोर्स है, जिसमें कोई भी भागीदारी कर सकता है। और वो कोर्स है, वो है कि एग्रीकल्चर, डाटा साइंस इन एग्रीकल्चर एंड मशीन लर्निंग। आप आज की तारीख में डाटा की अवेलेबिलिटी की कमी नहीं है, लेकिन उसका सदुपयोग कैसे किया जाए खेत में, उसका इन्फरेंस कैसे ड्रॉ किया जाए, उसके ऊपर काम कैसे किया जाए, अगर ये ज्ञान हमारे पास हो तो हम अपने खेत के ऊपर खुद ही कार्य कर सकते हैं। तो मैं किसानों को या एफपीओस को या फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन से उनको अनुरोध करूंगा कि ऐसे और भी कोर्सेज और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज या रिसर्च इंस्टीट्यूट चला रहे होंगे, आप अपने यहाँ पता करें और इस टाइप के कोर्सेज जो कि बहुत सस्ते हैं और कोई बहुत महंगा भी नहीं है, और शायद अगर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अपने नुमाइंदों को उसके अंदर नॉमिनेट करना चाहेंगे तो बहुत से लोग स्पॉन्सरशिप भी दे देंगे। इस तरह से ज्ञान अर्जित करा जा सकता है, पहली चीज। मैं दूसरी चीज बात करता हूँ खास करके सूक्ष्म सिंचाई के ऊपर, क्योंकि मैं उस एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बहुत अच्छी स्कीम चला रखी है। भारत सरकार की एक स्कीम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और दूसरी स्कीम है हर खेत को पानी। अगर इन दोनों स्कीम का कन्वर्जेंस देखा जाए तो हर खेत को पानी का है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज यानी कि जल शक्ति मंत्रालय के अंदर आती है, और पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो है वो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसके अंदर बहुत अच्छे सब्सिडी उपलब्ध है और किसानों को हर स्टेट में, कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहां ये स्कीम उपलब्ध नहीं है। अगर आप इस तकनीक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से डिफरेंट स्टेट्स के संपर्क कर सकते हैं।
आपको सब्सिडी के ऊपर माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन जिस तरह की फसल हो वो उपलब्ध है। और आप जब ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो खाली उसको पानी के लिए मत इस्तेमाल करिए। आप उस तकनीक को जब अडॉप्ट कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि उसको एज ए फर्टिगेशन के लिए भी इस्तेमाल कीजिए। तो आप अपने खादों, जो आप फर्टिलाइजर देते क्रॉप्स को, वो अगर ड्रिप इरिगेशन के थ्रू देंगे तो एक तो केमिकल फर्टिलाइजर्स कम जाएगा, दूसरी चीज आपका न्यूट्रिशन यूज एफिशिएंसी, यानी पौधों को सही मात्रा में सही खाद सही वक्त पे मिलेगी, उनकी बढ़ोतरी ठीक होगी, तीसरी चीज आपके खेत में खरपतवार कम होंगे, चौथी चीज जब आप इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका लेबर का खर्चा बचता है, आपका बिजली का खर्चा बचता है, और आपके पौधों को, आपके फसल को सही मात्रा में खाद और पानी सही समय पे उपलब्ध होता है, जिससे कि आपका प्रोडक्शन बढ़ता है। ये जानी पहचानी चीजें हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके बारे में जानकारी आप लेना चाहें तो मेरा से संपर्क कर सकते हैं, कृषि जागरण से संपर्क कर सकते हैं, और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां से आप संपर्क कर सकते हैं और इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो मेरा ये है कि सरकार बहुत कोशिश कर रही है, आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है, आप उसका सुविधाओं का लाभ उठाना आपके हाथ में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे किसानों को गाइड किया। और आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि हर चीज के लिए जो है मिनिस्ट्री पर, सरकार पर डिपेंडेंट होना सही नहीं है, हमें अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। तो मैं अब एक ऐसे किसान को आवाज देना चाह रही हूँ जिन्होंने अपनी तरफ से इतना बेहतरीन प्रयास किया है कि वो खुद एक अच्छे कृषि उद्यमी बन गए। मैं बुलाने जा रही हूँ ऋषिकेश धाने को, जो प्रगतिशील किसान है, कृषि उद्यमी है और सतारा महाराष्ट्र से हमारे बीच जुड़े हैं। ये एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपने घर पे, अपने खेत पे लगी हुई हर क्रॉप को भी सेल किया है और हर क्रॉप से इन्होंने पैसे भी कमाए हैं, और साथ में कई दूसरे लोगों को भी अपने साथ में रोजगार दे रहे हैं और तकनीकों का भी बेहतरीन प्रयोग कर रहे हैं। तो ऋषिकेश जी, आपको आवाज देनी चाह रही के प्रतिनिधि हैं, तो उसी हिसाब से देश भर के किसानों को के सामने अपनी बात रखें। ऋषिकेश जी, आप आमंत्रित हैं। आपका फोन अनम्यूट कीजिए। ओके, नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? ऋषिकेश जी, हेलो, हाँ नमस्ते। जी आप आ रही। हाँ हाँ, आपकी आवाज मैं ऋषिकेश धाने, धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे बात करने का। मैं 2 मिनट में मेरे खेती में क्या क्या उपक्रम चलते हैं उसके बारे में बोलता हूँ, और बाद में चुनौतियाँ और यहाँ के जो भी प्रोग्राम्स है उसके बारे में बोलता हूँ। हमारे यहाँ पे मैंने मैक्सिमम एलोवेरा का प्लांटेशन किया हुआ है, जिससे मैं बायो प्रोडक्ट भी बनाता हूँ और लोगों को अवेयर करता हूँ एलोवेरा के प्रोडक्ट्स के बारे में। लेमन ग्रास का भी फार्मिंग है 1-2 एकड़ में, गुजरात रेड अमरूद है, ताइवान पिंक अमरूद है 1 एकड़ में, ड्रैगन फ्रूट खेती रहती है। मैं सभी आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि 17 एकड़ में अलग अलग प्रकार की हम खेती करें, 2-2 एकड़ में, तो निश्चित ही हमें अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। और रही तकनीक की बात, तो यहाँ पे तकनीक की कोई कमी नहीं है, मुझे लगता है हमारे यहाँ पश्चिम महाराष्ट्र में ड्रोन आ गए हैं, ड्रिप इरिगेशन है, आप रिविलस कंपनी का मैंने ड्रिप भी बिठाया हुआ है ड्रैगन फ्रूट को, और अच्छे से बायो प्रोडक्ट भी बना के हम लोग बेच रहे हैं। फिलहाल चुनौतियां, हमारे यहाँ शुगर केन का मैक्सिमम बेल्ट है, तो शुगर केन में होता है कि बहुत सारे 2-4-5 साल बाद ये होता है कि बहुत सारे किसान शुगर केन इतना लगाते हैं कि जहाँ पे जो शुगर फैक्ट्रीज है वो ले जाने में परेशानी हो जाती है। जब वो लोग जो कारखाने की टीम आती है वो जला के ही बाद में वो शुगर केन काट के ले जाते हैं। तो बहुत बुरा लगता है हमें कि हमने फसल लगाई हुई थी, अच्छी आयु ग्रो होती है, लेकिन जब उसको बेचा जाने का टाइम रहता है तो उसमें जला के ही उसको ले जाते हैं लास्ट के 2-3 मंथ में। तो मुझे आपके माध्यम से गवर्नमेंट को या सबको यही निवेदन देना चाहूंगा कि उसकी जो भी प्लांटेशन हो रही है वो कितने एकड़ में हो रही है और रिक्वायरमेंट कितनी है, उसके ऊपर थोड़ा सा किसान भाइयों को उसका कैलकुलेशन मिल जाए तो एकदम बढ़िया रहेगा। और दूसरी एक चीज मैंने नोटिस की कि अभी बिहार के भाई साहब भी बोले कि कीड़ या इन चीजों पे कंट्रोल नहीं मिलता है, तो ये हो रहा है कि मिलावट इतनी ज्यादा हो रही है कि मिलावट पे कोई कंट्रोल नहीं है। अभी
पेस्टिसाइड में भी अमरूद के बगीचे में छिड़काव करता हूँ कोई मिलीबग पे, तो वो मरती नहीं कीड़। और मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स में कुछ ज्यादा तंत्रज्ञान अच्छा आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, किसानों तक पहुंचना जरूरी है। और जो भी पेस्टिसाइड्स या भी कोई खाद है वो भी उसमें बहुत ज्यादा मिलावट हो रही है। अभी मैंने परसों एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक खाद थी, वो खाद एक बेड में डाली और दूसरे खाद में खाली ऑर्गेनिक खाद डाली, तो वो ऑर्गेनिक वाली अच्छी बढ़ी, लेकिन वो रासायनिक खाद डाला वाला उसमें कुछ ग्रोथ ही नहीं दिखी। तो मुझे ये समस्या है कि उसमें कुछ था ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के और आपके माध्यम से मैं सुझाव देना चाहूंगा, इस पे कृपया विचार कीजिए कि छोटे छोटे लैब हमारे गांव में भी दीजिए कि हमें मिलावट पहचान सके। अगर यूरिया है तो इसमें नाइट्रोजन है या नहीं है, या फिर डीएपी है तो उसमें सच में कुछ कंटेंट्स है या भी नहीं, हमें समझ नहीं आते। वो कि जिप्सम की कोई गोलियां भी हम डीएपी डाल के समझ के डाल रहे हैं, तो उससे रिजल्ट नहीं निकल पा रहे हैं। अभी ऑर्गेनिक भी मैंने तो बहुत बार देखा कि ऑर्गेनिक संभव नहीं है फिलहाल, क्योंकि हमारी जनता इतनी जनसंख्या बढ़ी हुई है, ये सब चीजें बढ़ी हुई है, तो वो प्रॉपरली ऑर्गेनिक संभव नहीं है। तो रासायनिक खाद भी थोड़े से उसमें मिलावट न हो, इस वजह से कोई प्रयास हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। जी और जी। मैं किसानों से और हाँ मुझे जो है आपसे मैं क्षमा चाहूंगी, हमारे पास समय बहुत कम है और अभी कुछ राज्य बचे हुए हैं, हमारे पास समय ओके कम है। तो महाराष्ट्र ओके। से ऋषिकेश जी आपने अपनी बात रखी। अब मैं आवाज देने जा रही हूँ हरियाणा को, और हरियाणा से हमारे साथ राव मान सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो कि अध्यक्ष हैं प्रगतिशील किसान क्लब के, गुरुग्राम हरियाणा से हमसे जुड़े हैं। और उनके साथ हरियाणा के कई किसान जुड़े हैं, किसानों के साथ मिलकर बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। राव मान सिंह जी, आप कम शब्दों में आप भी हरियाणा के किसानों की बात रखें कि वो तकनीकों का कितना प्रयोग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्या चुनौतियां हैं हरियाणा में। आपका माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। मान सिंह जी, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। कर रहा हूँ, हो गया जी। हाँ जी, हो गया। हाँ हाँ। हाँ बहन जी, सबसे पहले तो आपको, आपके संस्थान को और पूरे देश को चौधरी चरण सिंह देवगौड़ा जी, चौधरी देवीलाल, एम.एस. स्वामीनाथन, सबके लिए किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जी और टेक्निक के क्षेत्र में पंजाब और हरियाणा सबसे ऊपर हैं। सबसे टेक्निक को सबसे पहले पकड़ते हैं हरियाणा और पंजाब। बिल्कुल। टेक्निक की तो हमारे पास कोई कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो थोड़ा बहुत हमारे यहाँ लेबर की कमी हो चुकी है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे हैं जो नौजवान हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो ज्यादा खेतों में काम करके राजी नहीं है। और मेरा सबसे ये अनुरोध है कि एक हमारा जो किसान क्लब है, ये बहुत अच्छे, ये पावरफुल चीज है। और इन किसान क्लबों में आपने थोड़े शब्द की बात कही है, किसान क्लब के प्रेसिडेंट को, जनरल सेक्रेटरी वगैरह को पूरे हर एक जिले में बने हुए हैं ये। तो इनको ग्रीवेंस कमेटी में भी लिया जाए, इनके एक एक मेंबर को, एक एक सदस्य को, जो जिला मुख्यालय, जिला प्रशासन के सामने अपना एक कोई परेशानी हो, बिजली बोर्ड की हो, खाद की हो, कोई सामान नहीं मिल रहा तो उसकी परेशानी, डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस कमेटी हमारे यहाँ बनी हुई है, तो उनमें वो कर सकते हैं, तो उनका मेंबर नियुक्त किया जाए। मेरी हरियाणा सरकार से अनुरोध है आपके माध्यम से। और बाकी हमारे यहाँ टेक्निक में, और मैं जहाँ से संबंध रखता हूँ वहां तो बाजार की कमी है ही नहीं। गुड़गांव बहुत बड़ा बाजार है, गुड़गांव में तो आप कुछ भी बेच सकते हैं। गुड़गांव में आपका प्रोडक्ट आपके अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। पहले कहते थे उत्तम खेती मध्यम व्यापार करे नौकरी चतुर सुजान, तो सबसे पहले उत्तम खेती होती थी। तो मैं उत्तम खेती मानता हूँ, और मैं नौजवानों को जरूर कहता हूँ कि ये टोटे का सौदा नहीं है, ये बहुत अच्छा सौदा है। आप, क्योंकि आप दुनिया का पेट पालते हैं, इसलिए आप खेती की तरफ विमुख ना हो, खेती की तरफ काम करें, और इसमें फायदा ही फायदा है। बहुत अच्छी पैदावार हो रही है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका, आपके संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय जवान जय किसान। बिल्कुल बिल्कुल। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, इन चारों बातों की आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत है। और आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे किसान भाइयों को संबोधित किया। और जैसे जैसे कि अभी बात हुई कि हरियाणा और पंजाब, ये दो राज्य तकनीकी के मामले में बहुत आगे हैं। तो हरियाणा की बात सुन ली, चलते हैं पंजाब की ओर। और पंजाब में हमसे जुड़े हुए हैं मनप्रीत सिंह ग्रेवाल, जो कि अध्यक्ष हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के किसान क्लब के, और लुधियाना पंजाब से हमसे जुड़े हैं। मनप्रीत जी, आप पूरे पंजाब के किसानों की तरफ से अपनी बात रखें कि कृषि के क्षेत्र में तकनीकों का कितना प्रयोग पंजाब में हो पा रहा है,
और कौन कौन सी चुनौतियां वहां के किसान फेस कर रहे हैं। आप अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित है। मनप्रीत जी, सत श्री अकाल। श्रीकाल जी, नमस्कार सभी किसान भाइयों को और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा जो आज कृषि दिवस है इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कृषि जागरण की तरफ से जो ये आयोजन किया जा रहा है उसका हम बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि हमारी बात सभी लोग सुन पा रहे हैं और अलग अलग किसानों के हम विचार सुन पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपना बता दूं कि जैसे आपके इंट्रोडक्शन दी है कि मेरा नाम मनप्रीत सिंह ग्रेवाल है। यहाँ पे हम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है इसमें एक किसान क्लब का मैं प्रेसिडेंट हूँ, और ये जो किसान क्लब है हमारा 1966 से चल रहा है। 158 साल हो चुके हैं इसको चलते हुए, और ये किसानों का ही क्लब है, किसानों ने ही शुरू किया है। और इनका माध्यम ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, जो हमारे विज्ञानी हैं, उनका और किसानों के बीच में एक लड़ी का काम करते हैं हम लोग। और हम लोग हर महीने के जो पहला थर्सडे होता है वहाँ एक मीटिंग करते हैं। तो उसमें जैसे जैसे अभी बातें हुई हैं कि हम लोग कैसे नई तकनीकों के बारे में जानकारी देनी है, या हमने क्या करना है, किस तरह की नई नई खेती की टेक्निक आ रही है, कुछ किस तरह हमने अपने वातावरण को बचाना है, तो इस जमीन के हर चीज़ की जानकारी हम लोग किसानों तक पहुंचाते हैं। किसानों को आगे खड़ा करते हैं कि आप अपने जो भी आप अपने खेत में कर रहे हैं, जो आप अपने टेक्निक्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्या मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, इरिगेशन की बात हुई उसके बारे में, तो उन सब के विचार हम लोग हर महीने किसानों तक पहुंचाते हैं। तो एक मीटिंग होती है जहाँ पे हमें पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी हमारी मदद करती है। वो हमें एक जगह देती है जहाँ पे हम लोग ये मीटिंग का आयोजन करते हैं। और इसके अलावा हम लोग कई कई किसानों के खेतों में जाकर भी ये सब चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक एक मीटिंग या ट्रेनिंग कैंप कह सकते हैं वो करते हैं। इसके साथ साथ हमारे काफ़ी क्लब हैं, जैसे कि हमने पीयू किसान क्लब की बात की है, हमारा पीयू ऑर्गेनिक फार्मर क्लब भी है, ताकि जैविक खेती के साथ भी जो किसान जुड़े हुए हैं उनके लिए एक अलग से मीटिंग होती है। इसी तरह कुछ बी कीपर एसोसिएशन है हमारी, ट्री ग्रोवर एसोसिएशन है जो लोग वन खेती करते हैं। और महिलाओं के लिए विशेष तौर पे 1984 में हमारा किसान क्लब बना था। तो वहाँ पे भी इसी तरह हमारे साथ साथ में उनकी भी मीटिंग और ट्रेनिंग कैंप होती हैं, जहाँ पे 70 से 80 किसान जो महिलाएं हैं वो भी आके अपना सीखती हैं और लोगों को सिखाते हैं। तो ये तो हो गई हमारी इंट्रोडक्शन। अभी पंजाब की बात की, जैसे हमारे मित्र अभी हरियाणा से बात कर रहे थे कि पंजाब और हरियाणा में टेक्निक तो हर चीज़ अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ के किसान काफ़ी जागरूक हैं और हर तरह की मशीनरी और जो भी दुनिया में हो रहा है उसको बहुत जल्दी फॉलो करते हैं और अपनाते हैं। और इसी के कारण आज जो हमारी प्रोडक्शन है वो नेशनल एवरेज से 204% ज़्यादा है। तो इतनी प्रोडक्शन होना, ये सब कुछ इकट्ठा करना, सारा कुछ कुछ किसी विज्ञानियों का उसमें हौसला है, यूनिवर्सिटियों का है, किसानों की मेहनत है, नई नई टेक्निक्स का आना, हर साल उसको बदलते रहना, उसको इम्प्रूव करना, नई नई तकनीकों को। तो ये सब का एक मेल के कारण ही ये सब कुछ संभव हुआ है। हाँ, इसके कारण जो आपने समस्याएं की बात की है, तो समस्या तो हुई है, क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो जो नेचुरल हमारा वातावरण है उसको भी थोड़ा सा नुकसान हुआ है। अभी इसीलिए हमें थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं किसानों को जागरूक करें कि आप लोग जो और फसलें बीजें, खासकर दालों में, और कुछ इस तरह की जो अपने सब्जियां वगैरह जो अपने घर में खाते हैं उसकी तरफ थोड़ा हो, क्योंकि हमारे धान और गेहूं का फसल में ज़्यादा से ज़्यादा किसान जुड़े हुए हैं। और उसके अलावा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी वातावरण और पानी को बचाने की नई नई टेक्निक्स के बारे में, तो उसके लिए सरकार भी काफ़ी मदद भी कर रही है। कुछ हमारे जो सोसाइटीज़ हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, और कस्टम हायरिंग की बात जैसे कर रहे थे, हिमाचल वाले किसान भी कह रहे थे कि हमें अगर वो उपलब्ध हो तो हम लोग ज़्यादा कर सकते हैं। तो उस तरह के हम लोग के काफ़ी क्लब्स भी बनाए हैं ब्लॉक लेवल के ऊपर, ताकि आपको कस्टम हायरिंग के ऊपर मशीनरी बहुत मिल रही है हमें। तो किसानों का, छोटे किसानों का, बड़े किसानों का, हर तरह का आपस में तालमेल है, तो वो एक दूसरे से बात भी करते हैं और ये टेक्निकों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं ताकि सबका फायदा हो। जी जी जी, मनप्रीत जी, जो है पंजाब में आपका जो किसान क्लब है वो किसानों को जोड़कर उनके बीच में कृषि तकनीकों का बहुत अच्छे से प्रसार कर रहा है, और इसीलिए वहाँ के कई किसान जो हैं
वो अपने प्रोडक्ट और अपनी क्रॉप एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और देश के लिए भी गर्व की बात है। मैं अब जो है पंजाब से उत्तराखंड की तरफ रुख करना चाहूंगी। उत्तराखंड से हमारे बीच नवीन जी जुड़े हुए हैं और नवीन जी सीईओ हैं भू अमृत फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के, हरिद्वार से हमसे जुड़े हैं। नवीन जी, आपसे अनुरोध है कि 2 मिनट में उत्तराखंड के किसानों की क्या क्या चुनौतियां हैं कृषि तकनीकों को लेकर और वो कैसे कार्य कर रहे हैं, इस बारे में 2 मिनट में अपनी बात रखें। धन्यवाद श्रुति जी। सर्वप्रथम मैं आज किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी किसान भाइयों एवं इन मंच पर सभी उपस्थित एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इसके साथ ही जो अपना बहुअमृत एफपीओ है, ये उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में अपना जितनी भी तकनीकी है, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, तो हम उनके माध्यम से अपने किसान भाइयों को इसको दिलाने की का कार्य करते हैं। इसी तरह से रिसेंटली जैसे एक ड्रोन एक्सप्रेशन वाली है, वो भी हम अपने एफपीओ के माध्यम से अपने किसान भाइयों को यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके साथ साथ में एक रुड़की आईआईटी के माध्यम से जो किसान कृषि सेवा परामर्श एवं मौसम सेवा संबंधित जो जानकारी या जो बुलेटिन जारी होता है तकनीक के माध्यम से, वो हम अपने किसान भाइयों को यहाँ पे दिलाते हैं। इसके साथ साथ ही एक जैसे जो फसल अवशेष है उनको मल्चिंग करने के लिए जो मशीनरी है, मल्चर या इस तरह के सुपर सीडर, उनका भी हम विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से सब्सिडी पे अपने किसान भाइयों को अवेलेबल कराते हैं। इसी के साथ में मैं थोड़ा कृषि जागरण के माध्यम से बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो मल्चिंग है, जो अवशेष है हमारे किसान भाइयों को जो अपनी मिट्टी में मिलाना है, जो कार्बन जिससे बढ़ता है, तो उसके लिए काफी कठिनाई और काफी चैलेंज हमारे किसान भाइयों के लिए है। तो इस पे थोड़ा सा जो भी एजेंसी है इस तरह की या जो किसानों के लिए काम कर रही हैं, जो मशीनरी है उस पे थोड़ा सा सपोर्ट करके ध्यान देना चाहिए। इस तरह के जो प्रशिक्षण है वो चलाए जाने चाहिए, जिससे कि किसानों को आसानी से वो जो मल्चिंग वाली मशीन है वो मिल सके और जो अपने अवशेष है उसको मिट्टी में मिला सके। तो इस तरह से जो तकनीकी का उपयोग है वो हमारे किसान भाई कर रहे हैं, लेकिन चुनौती तो काफी किसानों के लिए रहती है। किसान तो एक हेलो भूपति जी, कैन यू हियरिंग मी? भूपति जी, ठीक। भूपति जी आप माइक माइक अनम्यूट, प्लीज अनम्यूट योर माइक। होस्ट अलाउ पणलेन काम। यस मैडम, नमस्कार। You can speak. You can speak about the Yes, topic. yes, madam. Yes, namaskaram. This Bhupati from Isha Foundation, Coimbatore, Tamil Nadu. So, first I like to express my thanks to Krishi Jagran team and Dominic sir
and Shruti madam also. So for this agriculture innovation, that technology, this type of platforms. Yeah, thanks. Okay. The next, our in Isha Foundation promoting 25 FPOs in Tamil Nadu and Karnataka. Our main goal is promoting technology to the farming community. So technology means there are two types of technology. Technology usages in mainly in production as well as market. So these technologies in farming community, it's recently its awareness and usages are raised, but not that much. We need to increase more. That's the main aspect. We need to aware farmers, main farmers, lower level farmers also, and we have to increase the usages also. That's the main concern. Then next, there are many points other people are covering. So particularly for drone usage for fertilizer, and so another one, custom hiring center, like that. Few things are they are used. But another type we want to express means particularly one technology is soil test lab. So soil testing lab is very much important for farming community, because the over usage of fertilizers is it is spoil the soil. So we need to save the soil. For save the soil, we can't directly promote the organic. So most of the people, so organic means they are suspecting or they are hesitating to change this, because they are suspecting it may yield will be less, like that they are suspecting. But in soil test lab, we can use this soil test mean we can moderate the fertilizer usage of fertilizer. So that is the one main aspect, and for that also we can save the soil. So soil test lab and water testing also. So water usage in few places, water is some minerals also there. In for some molecular change, we can use some technology for molecular change in the water also. Now in Tamil Nadu, for Isha Foundation, there are in 2 FPOs we are promoting water technology. So for promoting the that lab, so these type of things we can use. Okay. And in Tamil Nadu, thanks for connecting us. Yes, thank you. Yes. हमारे साथ अब मैं तमिलनाडु से आपको असम की ओर ले चल रही हूँ। मीजू देवरी हमारे साथ जुड़ी है। मीजू देवरी जो प्रेसिडेंट है ऑल असम एफपीओ एसोसिएशन की। मीजू देवरी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मीजू, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मीजू देवरी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? आपका वीडियो ऑन कर लीजिए और माइक अनम्यूट कीजिए। यस, थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपका वीडियो ऑन कीजिए। कहाँ पे हैं आप? दिख नहीं रही है स्क्रीन पे। हाँ मीजू, आप अपनी बात रख सकती हैं। जी मीजू, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। माइक अनम्यूट कीजिए। मीजू, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। ठीक है। हमारे साथ राजस्थान कोटा से सुमन शर्मा जुड़ी हुई है। सुमन, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? ठीक ठीक है। हमारे साथ नमस्ते मैडम जी, सभी को नमस्ते। हाँ बताएं।
आप आपके यहाँ शायद नेटवर्क की समस्या है। मीजू, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। ठीक। अ, गुजरात से क्या विशाल भीमानी जी जुड़े हैं? ठीक। अ, श्रीकांत रेड्डी सीईओ, नरीना रायथू मिश्रा एफपीओ, संगारेड्डी तेलंगाना। श्रीकांत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मीना जी क्या हमारे साथ जुड़े हैं? मीना जी, डॉक्टर भाई आर मीना, कार्यकारी निदेशक नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर भाई आर मीना। ठीक। तो आज के इस स्पेशल लाइव में हमने कोशिश की कि देश के अलग अलग राज्यों से हम किसानों की बातें कर पाए, किसानों की बातें आप तक पहुंचा पाए। और कृषि जागरण के फाउंडर और एडिटर इन चीफ एमसी डोमिनिक सर और प्रबंध निदेशक शाइनी डोमिनिक मैम का यही विचार होता है कि किसानों के लिए कैसे बेहतर कार्य किए जाए। इसी क्रम में फार्मर फर्स्ट, वुमन फर्स्ट, फैमिली फार्मर, फैमिली किसान, मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मर, द स्टार फार्मर स्पीकर, फार्मर द जर्नलिस्ट, फार्मर द ब्रांड, ऐसे अलग अलग हमारे प्लेटफॉर्म रहे हैं। भाई आर मीना जी हमसे जुड़ गए हैं। भाई आर मीना जी कार्यकारी निदेशक है नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। मीना जी, आप संक्षिप्त में अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित हैं। आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए मीना सर। हो गया। जी जी बताएं। हाँ, मैं सबसे पहले तो आपने जो ये इनिशिएटिव लिया, बहुत अच्छा प्रयास है आपका कृषि जागरण का। और बहुत सारे देश भर के लोगों को आपने जोड़ा है जो कृषि के क्षेत्र में किसी भी रूप में, चाहे वो कृषि वैज्ञानिक हों, प्रबंधक हों, प्रगतिशील किसान हों, और सबको एक मंच पर आज किसान दिवस के अवसर पर अपनी बात रखने का मौका दिया है। तो उसके लिए आप और आपका जो समूह है वो बधाई का पात्र है। जिन विशेषज्ञों ने भी बात की मेरे से पहले, कई लोगों ने, काफी अच्छी चर्चा हुई है। बहुत कम समय में, सीमित समय है हमारे पास, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कृषि अनुसंधान की अगर हम बात करते हैं तो भारतवर्ष में कृषि के जो संस्थान है या हमारा जो रिसर्च का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा है, विश्व में माना हुआ है। हमारे करीब करीब 150 के आसपास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं, 80 के आसपास हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, और सभी राज्यों में कृषि के बागवानी विभाग, कृषि विभाग, सॉइल कंजर्वेशन, ऐसे अलग अलग सारे महकमे हैं, पशुपालन, डेयरी। तो हमारे यहाँ संसाधनों की, टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। और किसानों में काफी हद तक विगत वर्षों में अगर हम देखते हैं बहुत जागरूकता आई है। हमारे कई किसान जिन्होंने भले ही कभी स्कूल नहीं देखा हो, वो भी एक कृषि वैज्ञानिक की तरह अनुभव के आधार पर अपने कार्य करते हैं, अपने प्रयोग करते हैं, और जो भी अनुसंधान कार्य या किस्में विकसित होती हैं उनको कृषि विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर उपजाकर काफी अच्छे कीर्तिमान स्थापित करते हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी हमारे बहुत से किसान भाई बहुत ही मतलब सीधे शाही नेचर के, उनको टेक्नोलॉजी आसपास अगर कोई यूज भी कर रहा है तो बहुत जल्दी से उसको पकड़ नहीं पाते। तो एक तो ऐसे किसान भाइयों को हमें चिन्हित करके उनको टारगेट करना है कि वो नई नई टेक्नोलॉजी, और विशेषकर सरकार की जो सहायता वाली योजनाएं हैं, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि हो या दूसरी फसल बीमा हो, कृषि सिंचाई से संबंधित हो, सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना हो, उन सब योजनाओं का लाभ भी ज्यादातर प्रगतिशील जो किसान हैं या जो जागरूक किसान हैं, जो अपना घर छोड़ के किसी भी दफ्तर में किसी भी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, वो ज्यादा लाभ ले पाते हैं। तो सभी किसान भाइयों को जागरूक करने का हमारा जो नेटवर्क है कृषि विस्तार का, आजकल तो डिजिटल एक्सटेंशन भी आ गया है। कृषि विज्ञान केंद्रों का बहुत बड़ा नेटवर्क है हमारे देश में, 700 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो किसानों की एक तरीके से पाठशाला है जिले स्तर पर, और कृषि से संबंधित सभी विषयों पर वहाँ पर प्रमुख जो हैं वैज्ञानिक होते हैं, वो सलाह देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, प्रेरित करते हैं उनको कि वो सरकारी योजनाओं का भी लाभ लें और जो संसाधन उनके पास उपलब्ध हैं उनका बेहतर उपयोग करके
कम से कम संसाधनों का यूज करके भी वो ज्यादा से ज्यादा पैदावार ले सकें। योजनाओं में इस तरीके की योजनाएं हैं जैसे हमारी हाईटेक हॉर्टिकल्चर है, कम से कम संसाधन हो तो भी अगर आप ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, लो टनल टेक्नोलॉजी, इस तरीके की टेक्नोलॉजी अपनाते हैं, वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, तो कम से कम क्षेत्रफल से भी ज्यादा से ज्यादा गुणवत्तापूर्ण उपज ले सकते हैं, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ज्यादा कुछ कहते हुए समय का अभाव है, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा किसान भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं, कृषि जागरण को भी, और वो जागरूक रहें और हर योजना का लाभ लें। जी जी मीना सर, आपने सीड एसोसिएशन के जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने के नाते भी और फार्मर एडिशनल कमिश्नर जो आप कृषि मंत्रालय के रहे हैं, दोनों तरह से आपने अपनी बात रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और असम से लेकर तमिलनाडु और गुजरात से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तक के किसानों से हमने बात की। तो आप सभी को आज के किसान दिवस की कृषि जागरण परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के रूप में मनाया जाने वाला आज का यह दिन आपके जीवन में खुशहाली, आर्थिक समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। मेहनती किसान मेरे देश की है शान, मान जिसका है ऊंचा आसमान से, मिले हम आज देश के किसान से। तो आप सबको आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सब सदा बने रहिए कृषि जागरण के साथ। आपके सुख, समृद्धि और आर्थिक उन्नति की मंगल कामना के साथ मैं श्रुति जोशी आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार। नमस्कार।